सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि पिछली कक्षा में जो कविता मैंने पढ़ाया था उसको अच्छे से तुम सब समझ पाए होगे। आज हम वसंत पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है दादी माँ। इस कहानी को शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा है। इस कहानी को आरंभ करने से पहले मैं इसका संक्षिप्त परिचय दे देना उचित समझता हूँ। यह कहानी एक बूढ़ी दादी माँ का है जो लेखक के घर में जितनी भी मुसीबतें आती है उनका वो डट कर सामना करती है और इस बात को लेखक तमाम उम्र तक अर्थात जीवन भर तक नहीं भूल पाता है। तो देरी नहीं करते हुए हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता में घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यहाँ लेखक कहना चाहता है कि उसके लिए एक कमजोरी है, क्योंकि जरा सी कठिनाई पड़ती है और थोड़ी सी गर्मी या बरसात आती है, बसंत देखता है तो उसका मन थोड़ा सा अनमना सा हो जाता है, अर्थात उसका मन किसी काम में नहीं लगता है। उसके जो शुभचिंतक है, जो चाहने वाले मित्र है, वह मुंह पर लेखक को कहते हैं कि आने वाली छुट्टियों में उसके यहाँ पर आएंगे और ठीक उसके पीठ पीछे उसको घबराने वाला कहकर मजाक उड़ाते हैं। वह सोचता है कि अपने मित्रों के बारे में कभी नहीं सोचेगा, सोचने से क्या हो जाएगा। पर न जाने क्यों अचानक उसको अपने सामने कुछ शीत किरणों के समान स्वच्छ और शीतल एक धुंधली सी छाया नजर आने लगती है। वह छाया किसी और की नहीं है, बचपन के समय में दादी माँ के साथ जो समय लेखक ने बिताया है वही छाया है। यह छाया दादी माँ की है। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, गेहूं और बंद प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, और क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता। मैं भीतर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक को ऐसा लग रहा जैसे क्वार के दिन आ गए, अर्थात बरसात के मौसम आ गए। उसके चारों ओर पानी ही पानी है और दूर सिवान से बहकर मोथा और साई जो बरसाती घास है वह गलकर आ गई है और तरह तरह की बरसाती घास सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक अजीब तरह का बदबू छोड़ रही है और बच्चे उन जलाशयों में कूद रहे हैं। लेखक कह रहा है कि अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। जैसे आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, लेखक को कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगहन में अर्थात ठंड के मौसम में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ ना मिले या गुड़ की पट्टी ना मिले तो उसे कोई अफसोस नहीं। किंतु क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जल में अगर कूदने को ना मिले तो लेखक को बहुत बुरा मालूम होता। वह अंदर ही अंदर हुड़क रहा था, उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी क्योंकि वह 1-2 दिन ही उसमें कूद सका था और वो बीमार पड़ गया। हल्की हल्की बीमारी लेखक को अच्छी लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं था।
क्योंकि इस बार जो बुखार था वो बहुत तेज था और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उतरा भी तो रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरे पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर से सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। लेखक कह रहा है कि वह बीमार पड़ने के बाद चादर लपेट कर सोया था। तभी दादी आई। दादी माँ नहा कर आई थी, उसी झाग भरे जलाशय अर्थात तालाब से। उनके दुबले पतले स्नेह भरे शरीर और उनके शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती उन्होंने पहन रखी थी। उनके बाल गीले थे और वहाँ से पानी टपक रहा था। आते ही उन्होंने लेखक के सर और पेट छुए। उन्होंने अपना आंचल खोला और वहाँ से एक मिट्टी का टुकड़ा लेखक के मुंह में डाला और फिर उसको उस लेखक के माथे पर भी लगाया। वह दिन रात चारपाई के पास ही बैठी रहती थी, अर्थात लेखक जिस चारपाई पर सोया रहता था उस चारपाई के पास ही वह बैठी रहती थी। कभी कभी पंखा डोलती, कभी कभी हाथ पैर कपड़ों से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती और कई बार अर्थात 20 बार शरीर को छू छू कर ज्वर अर्थात बुखार का अनुमान लगाने की कोशिश करती। हांडी में पानी आया है कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका है कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम तो मिल गई है ना, कोई बीमार के घर से सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि कई तरह के लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को दिन भर परेशान किए रहती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचुका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भी भाग जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। लेखक कहना चाहता है कि उसकी दादी को गवई गांव के 50 अर्थात कई प्रकार के दवाइयों के नाम याद थे। अगर गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास वो पहुंच जाती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, पैर छूना, पेट छूना, माथा छूना आदि। फिर भूत से लेकर मलेरिया और तरह तरह के बीमारियों के नाम का अनुमान वह बड़े ही विश्वास के साथ लगाती। महामारी के दिनों में भी वह सवेरे सवेरे नहाकर लवंग यानी लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप ये सब वह कार्य करती थी। सफाई करना कोई उनसे सीख ले, वह सफाई में भी किसी से कम नहीं थी। दवा में अगर देर होती, मिश्री या शहद अगर खत्म हो जाती, चादर या लिफाफ बदले नहीं जाते तो जैसे वो पागल हो जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर घर में मिश्री या शहद खत्म हो जाती, चादर अगर बदले नहीं गए हैं बिस्तर के, तो वो जैसे पागल हो जाती। लेखक अब वर्तमान स्थिति के बारे में जिक्र कर रहा है। वह कह रहा है कि मुझे बुखार अब भी आता है,
जो मेरा नौकर है वो मुझे पानी देकर चला जाता है। मेस महाराज जो रसोइया है वो अपने मन कर खिचड़ी या साबू बना देते हैं। डॉक्टर साहब भी आते हैं, लेखक की नाड़ी को देखकर चले जाते हैं, और कैनन मिक्सर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का मन लेखक को कभी नहीं करता, क्योंकि बचपन में लेखक का देखभाल उसकी दादी करती थी और अब वैसा देखभाल करने वाला कोई नहीं रह गया। इसलिए लेखक को इस समय अर्थात वर्तमान स्थिति में लेखक को बुखार पड़ना या बीमार होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। शेष भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि अभी तक का जो भी अनुच्छेद मैंने पढ़ाया है उसे अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। तुम सबका दिन शुभ हो।